वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी का सबक नंबर 2 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको। बच्चों, इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तो एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर की आपकी 100% तैयारी होगी। और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 2 को जंगल और जंगलाती ज़िंदगी के मसाइल। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको जंगलात से रिलेटेड मालूमात पढ़ाई जाएगी कि जंगलात को किस तरीके से सरकार के ज़रिए रिज़र्व किया गया है, सेव किया गया है, और जंगलाती ज़िंदगी के क्या क्या मसाइल होते हैं, इनसे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। देखो बच्चों, जंगलों के अंदर जानवरों की बहुत सारी किस्में होती हैं, अनवा होती हैं। तो इन जानवरों की और कुछ पेड़ पौधों की ऐसी अनवा हैं जो कि अब ख़त्म होने की कगार पर है। तो इसी वजह से बच्चों, सरकार की तरफ से ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनको रिज़र्व करके रखा गया है, जिनके अंदर आम लोग नहीं आ जा सकते हैं। किस वजह से इन जगहों को, जंगलात को रिज़र्व किया गया है? ताकि जानवरों की और पेड़ पौधों की जो ऐसी प्रजातियां हैं जो ख़त्म होने वाली हैं, उनको बचाया जा सके और उनको फ़रोग़ मिल सके, ताकि आने वाले समय के अंदर जो ये जानवरों की किस्में हैं और पेड़ पौधों की किस्में हैं, कहीं ये पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, इनका नाम दुनिया से ख़त्म ना हो जाए। इसी वजह से इन जानवरों की किस्मों को और पेड़ पौधों की किस्मों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। तो इन सभी बातों को आप इस चैप्टर के ज़रिए से समझोगे। अब बच्चों, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उस चैप्टर की कहानी के बारे में पता होना निहायत ज़रूरी है। अगर आपको एक बार ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें किस तरीके से बताई गई हैं, तो चैप्टर की मेन थीम आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सकेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर की कहानी को समझते हैं। तो देखो बच्चों, ये चैप्टर का नाम क्या है? जंगल और जंगलाती ज़िंदगी के मसाइल। तो बच्चों, हिंदुस्तान का जो 23% यानी कि 23% ज़मीन का जो रकबा है वो जंगलात से घिरा हुआ है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जंगलों के अंदर अलग अलग तरीके के जानवरों की अनवाएँ रहती हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो इनको सेव करने के लिए सरकार की तरफ से महफूज जंगलात को क़याम किया गया है। तो महफूज जंगलात किसे कहते हैं? ऐसे जंगलात जिनमें लकड़ी का काटना और जानवरों का शिकार करना मना हो, यानी कि ममनू हो, ऐसे जंगलात को महफूज जंगलात कहते हैं। याद रखोगे कि ऐसे जंगलात जिनमें लकड़ी का काटना और जानवरों का शिकार करना मना हो। ऐसा किस लिए किया जाता है? ताकि पेड़ पौधों की अलग अलग किस्मों को सेव किया जा सके, उनको फ़रोग़ दिया जा सके, और जो ऐसे जानवर हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पर हैं, उनको बचाया जा सके। तो इसी वजह से सरकार ने महफूज जंगलात को कायम किया है। इसी तरीके से बच्चों, कौमी पार्क होते हैं। कौमी पार्क के अंदर भी जानवरों और पेड़ पौधों की अलग अलग टाइप की किस्मों को सेव करने के लिए जगह को रिज़र्व किया जाता है। तो कौमी पार्क का मतलब क्या है? किसी इलाके में नबातात यानी कि पेड़ पौधों, जंगली जानवरों और कुदरती खूबसूरती को कायम रखने के लिए बनाए गए एक महदूद इलाके को कौमी पार्क कहते हैं। याद रखोगे कि सरकार के ज़रिए बनाई गई वो जगह जिसके अंदर पेड़ पौधों को, जंगली जानवरों को और कुदरती खूबसूरती को कायम रखने के लिए बनाया गया जो एरिया होता है, उस एरिया को कौमी पार्क कहते हैं। अब तहफ़्फ़ुज़ी जंगलात क्या होते हैं बच्चों? ऐसे जंगलात होते हैं जिसमें कुछ पाबंदियों के साथ जानवरों के चराने और उनमें खेती करने की इजाज़त दी जाती है। यानी कि देखो, महफूज जंगलात के अंदर तो किसी भी चीज़ के आने जाने की इजाज़त नहीं होती है, मगर तहफ़्फ़ुज़ी जंगलात के अंदर कुछ पाबंदियों के साथ जानवरों को चराने की और इनमें खेती करने की इजाज़त दे दी जाती है। अब है माहौलियाती निज़ाम किसे कहते हैं बच्चों?
हिंदी में यानी कि परितंत्र तो माहौलियाती निज़ाम से मुराद पौधों, जानवरों और दीगर चीज़ों के दरमियान आपसी ताल्लुक़ से है। इंसान भी इसी निज़ाम का एक हिस्सा है। याद रखोगे कि माहौलियाती निज़ाम का मतलब क्या है कि पौधों, जानवरों और दीगर चीज़ों के दरमियान आपस के अंदर ताल्लुक़ होता है और इंसान भी माहौलियाती निज़ाम का एक हिस्सा है। माहौलियाती निज़ाम में तमाम जानदार एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, डिपेंड करते हैं। जितने भी जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनका आपस में बहुत ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता है। अगर हम इन्हें अलग-अलग कर दें तो इनके वजूद को ही ख़तरा पैदा हो जाएगा। यानी कि बच्चों, जितने भी जानदार हैं, पेड़ पौधे हैं, इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इन्हें आपस में एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अगला है, जंगली जानवरों की पनाहगाह किसे कहते हैं? तो बच्चों, जंगली जानवरों की पनाहगाह कौमी पार्क की तरह ही एक महफूज इलाका होता है, लेकिन इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि जंगली जानवरों की पनाहगाह में कुछ बातों की इजाज़त दे दी जाती है पर कौमी पार्क में नहीं दी जाती है। मिसाल के तौर में जानवरों को चराने और दूसरी फ़ायदेमंद चीज़ों को हासिल करने की यहाँ पर इजाज़त दे दी जाती है। याद रखोगे कि जंगली जानवरों की पनाहगाह भी कौमी पार्क की तरह होती है, मगर यहाँ पर जंगली जानवरों को चराने की और दूसरी फ़ायदेमंद चीज़ों को हासिल करने की इजाज़त दे दी जाती है। अब बच्चों, कौमी पार्क क्या है? तो कौमी पार्क ऐसा महफूज इलाका होता है जहाँ पर जंगली जानवरों के साथ साथ कुदरती नबातात और ख़ूबसूरती की हिफाजत की जाती है। अब बच्चों, माहौलियाती निज़ाम को किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है? तो माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले माहौलियाती निज़ाम को बचाने के लिए दरख्तों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी चाहिए, ताकि जिससे जंगलों का रकबा बढ़ जाए, बहुत सारी पेड़ पौधों की प्रजातियां भी बच जाएं और इसके अलावा जानवरों को रहने के लिए जगह भी मिले। दूसरा है, आबादी में इजाफे पर रोक लगाना भी ज़रूरी है माहौलियाती निज़ाम को बैलेंस बनाने के लिए। इसके अलावा माहौलियाती निज़ाम के हयातियाती और गैर हयातियाती अवामिल के दरमियान तवाज़न कायम रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखोगे कि यानी कि जानदार और गैर जानदार अवामिल के दरमियान भी तवाज़न कायम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं बातों को अपनाकर माहौलियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 1 है, कुदरती नबातात और हैवानात यानी कि पेड़ पौधों और जंगली जानवरों के ख़ात्मे के लिए मंदरजा झेल में से कौन सी वजह गैर माकूल है, यानी कि कौन सी वजह ठीक नहीं है? तो बच्चों, पहला है ज़राअती तोसी यानी कि खेती बाड़ी की पैदावार में बढ़ावा, बड़े पैमाने के तरक्याती मंसूबे, चराना और ईंधन की लकड़ी, इसके अलावा तेज़ी से बढ़ती सनतकारी और शहरकारी। तो बच्चों देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कुदरती नबातात और हैवानात के यानी कि पेड़ पौधों और जानवरों के ख़ात्मे के लिए कौन सी ऐसी वजह है जो कि ठीक नहीं है? तो बच्चों, चराना और ईंधन की लकड़ी को इकट्ठा करना ऐसी वजह है जो कि इन दोनों ही यानी कि जानवरों और पेड़ पौधों के ख़ात्मे के लिए गैर माकूल वजह है। क्योंकि देखो, ज़राअती तोसी की वजह से जंगल कटते हैं, जिसकी वजह से नबातात और हैवानात का ख़ात्मा होता है। बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे बनाने से भी जंगलात काटे जाते हैं, जिस वजह से नबातात और हैवानात ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा तेज़ी से बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरकारी की वजह से भी नबातात और हैवानात ख़त्म होते जाते हैं। तो ये जो सी वाला आंसर है, चराना और ईंधन की लकड़ी को इकट्ठा करना ऐसी वजह है जिसकी वजह से नबातात और हैवानात का ख़ात्मा पूरी तरह से नहीं होता है, इससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, मगर ये एक ऐसी वजह है जो कि गैर माकूल है। अगला सवाल है, मंदरजा झेल तहफ़्फ़ुज़ाती तदबीर में से बराह रास्त किस में कम्युनिटी का दखल नहीं है? सवाल का मतलब समझ में आया कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कहा गया है कि मंदरजा झेल तहफ़्फ़ुज़ाती
تحفظاتی تدابیر میں سے براہ راست کس میں کمیونٹی کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے؟ تو دیکھو جنگلات کا مشترکہ نظام، بیج بچاؤ تحریک، چپکو تحریک اور جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ کی حد بندی۔ کمیونٹی کا مطلب کیا ہے؟ کسی خاص طبقے کے ذریعے ایسی کون سی وجہ ہے جس میں کسی خاص طبقے کی دخل اندازی نہیں ہے؟ تو بچوں جنگلات کا مشترکہ انتظام یہ بھی کمیونٹیوں کے ذریعے طے کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذریعے، جو آس پاس کے لوگ رہتے ہیں وہ سرکار کو اپنی مانگ بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیج بچاؤ آندولن کی تحریک بھی کسی کمیونٹی کے ذریعے سے کی گئی تھی، چپکو تحریک بھی کسی کمیونٹی کے لوگوں کے ذریعے سے کی گئی تھی، مگر جو جنگلی جانوروں کی پناہ کی حد بندی ہے یہ کسی کمیونٹی کے ذریعے سے نہیں کی گئی ہے، یہ تو سرکار کی طرف سے ہی کی جاتی ہے۔ تو آنسر ہوگا اس کا ڈی، جنگلی جانوروں کی پناہ کی حد بندی۔ ٹیکسٹ بک کا سوال نمبر 2 ہے، میچنگ ہے جو کہ میں نے آلریڈی میچ کی ہوئی ہے۔ تو کالا ہرن کیا ہے؟ ایسی پرجاتی ہے، ایسی انواع ہے جو کہ خطرے میں ہے۔ ایشیائی ہاتھی یہ غیر محفوظ ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈومان جنگلی سور، یہ جو جنگلی سور ہیں علاقائی بیماری سے پیڑت ہیں۔ ہمالیائی بھورا بھالو جو ہے اس کو بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ گلابی کلگی والی بطخ یہ بھی ناپید ہے، یعنی کہ لپت ہونے کی کگار پر ہے۔ اگلا سوال ہے مخصوص جنگلات، تو ایسا ایریا ہے جہاں تک جنگل کے تحفظ اور جنگلاتی زندگی کے وسائل کا تعلق ہے تو مخصوص جنگلات کو نہایت گراں قدر خیال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جنگل کے تحفظ اور جنگلی زندگی کے وسائل سے مخصوص جنگلات کی اہمیت رکھی جاتی ہے۔ اگلا ہے محفوظ جنگلات، تو جنگلات کی اس زمین کو مزید ہونے والے کسی نقصان سے محفوظ کر لیا گیا ہے، اسے محفوظ جنگلات کہتے ہیں۔ غیر درجہ بند جنگلات یہ وہ جنگلات ہیں جن کا تعلق بیک وقت میں نجی افراد اور حکومت سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ یا تو کسی بھی انسان کا اس جگہ سے غیر درجہ جنگلات کا تعلق کسی افراد کا اپنا پرسنلی ہو سکتا ہے یا پھر حکومت سے ہو سکتا ہے۔ بچوں ٹیکسٹ بک کا اگلا سوال ہے، میں یہاں پر سوال کو لکھنا بھول گئی تھی اس لیے اس جگہ پر لکھا ہے کہ حیاتیاتی تنوع کیا ہے؟ انسانی زندگی میں حیاتیاتی تنوع کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی کہ حیاتیاتی تنوع کا مطلب کیا ہے؟ جنگلوں میں رہنے والے جاندار یعنی کہ جانور اور پیڑ پودے۔ تو حیاتیاتی تنوع کا مطلب کیا ہے؟ حیاتیاتی تنوع میں جنگلی زندگی اور انواع یعنی کہ ان کے پرکار کی خاصی تعداد پائی جاتی ہے۔ یاد رکھو گے کہ حیاتیاتی تنوع میں کیا پایا جاتا ہے؟ جنگلی زندگی اور انواع کی خاصی تعداد پائی جاتی ہے۔ ان کے مختلف کام ہوتے ہیں اور یہ مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں آپسی تال میل ہوتا ہے۔ اس سیارے میں ہم لاکھوں قسم کے جانداروں کے ساتھ رہ رہے ہیں، یعنی کہ اس پرتھوی پر اس پلانٹ پر ہم لاکھوں قسم کے جانداروں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ان میں خوردبین یعنی کہ مائکروسکوپ کے جراثیم سے لے کر ہاتھی اور نیل ویل تک شامل ہیں۔ یہ مکمل مسکن جس میں ہم رہتے ہیں، یعنی کہ یہ مکمل جگہ جس میں ہم رہتے ہیں حیاتیاتی تنوع کہلاتی ہے۔ یاد رکھو گے کہ ایسی جگہ جہاں پر جیون سمبھو ہو اس جگہ کو حیاتیاتی تنوع کہتے ہیں۔ یاد رہے گا کہ حیاتیاتی تنوع کیا ہے؟ حیاتیاتی تنوع کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ یعنی کہ پرتھوی کی وہ جگہ جس جگہ پر سبھی جاندار، سبھی پیڑ پودے، سبھی مانو رہتے ہیں، وہ جیوت رہتے ہیں، تو یہ ساری ہی جگہ کیا ہے؟ حیاتیاتی تنوع ہے۔ تو ایگزام میں کس طریقے سے لکھو گے کہ حیاتیاتی تنوع کے اندر جنگلی زندگی اور انواع کی بہت ساری خاصی تعداد پائی جاتی ہے، ان کی بہت ساری قسمیں مختلف کام ہیں اور یہ مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں آپس میں تال میل ہوتا ہے۔ جس سیارے یعنی کہ جس پلانٹ پر ہم لاکھوں قسم کے جانداروں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان میں خوردبینی جراثیم سے لے کر ہاتھی اور نیل ویل تک شامل ہیں۔ یہ مکمل جگہ جس میں ہم رہتے ہیں حیاتیاتی تنوع کہلاتی ہے۔ اب حیاتیاتی تنوع کی کیا اہمیت ہے؟ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ انسان
और सभी हैवानात मिलकर माहौलियाती निज़ाम का जाल तश्कील देते हैं। याद रखोगे कि इंसान और सभी हैवानात यानी कि जानवर मिलकर माहौलियाती निज़ाम को बनाते हैं, जिसमें हम सिर्फ़ एक आज़े की हैसियत रखते हैं और हम किस निज़ाम पर डिपेंड करते हैं? माहौलियाती निज़ाम पर डिपेंड करते हैं। तो हम इसी निज़ाम पर इन्हिसार करते हैं। मिसाल के तौर पर पौधे, जानवरों और हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जिसे हम पीते हैं और जो मिट्टी मिलती है वो हमें ग़िज़ाई अजनास पैदा करती है। याद रखोगे कि हयातियाती तनों की क्या अहमियत है। तो इंसान और सभी हैवानात मिलकर माहौलियाती निज़ाम को बनाते हैं। ये लाइन ज़रूर लिखोगे कि इंसान और सभी हैवानात मिलकर माहौलियाती निज़ाम को बनाते हैं, जिसमें हम सिर्फ़ एक पार्ट की हैसियत से रहते हैं और हम इसी निज़ाम पर डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर पौधे और जानवर जिस हवा में सांस लेते हैं, हम भी उसी हवा में सांस लेते हैं। पानी जिसे हम पीते हैं और मिट्टी जो ग़िज़ाई अजनास हमारे लिए पैदा करती है, खाने पीने की चीज़ें। माहौलियाती निज़ाम में जंगलात की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर जंगलात नहीं होंगे तो माहौलियाती निज़ाम का बच्चों जो बैलेंस होगा वो बिल्कुल डगमगा जाएगा और सभी चीज़ें ख़त्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। तो माहौलियाती निज़ाम में जंगलात की बहुत अहमियत होती है। हरे पौधे पैदाकार कहलाते हैं और इन्हीं पर सभी हैवानात मुनहसर करते हैं। हैवानात यानी कि जानवर मुनहसर करते हैं। याद रखोगे कि माहौलियाती निज़ाम में किस चीज़ की अहमियत होती है? जंगलात की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और हरे पौधे क्या कहलाते हैं? जंगलात के पैदाकार कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं पौधों पर सभी हैवानात मुनहसर करते हैं। तो सवाल याद रहेगा कि हयातियाती तनु क्या है और इंसानी ज़िंदगी में हयातियाती तनु की क्या अहमियत है। अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे कि इंसानी सरगर्मियों ने कुदरती नबातात यानी कि कुदरती पेड़ पौधों और जंगली जानवरों के ख़ात्मे को किस तरीके से मुतासिर किया है। सवाल का मतलब समझ में आया कि इंसान के ज़रिए से जो गतिविधियाँ की जाती हैं उन्होंने किस तरीके से कुदरती पेड़ पौधों के ख़ात्मे और जंगली हैवानात के ख़ात्मे को मुतासिर किया है। तो जवाब में लिखोगे कि इंसानी सरगर्मियों ने जंगलात और जंगली ज़िंदगी पर मुनफी असरात मुरतब किए हैं, यानी कि नकारात्मक असरात, नेगेटिव असरात मुरतब किए हैं। क्या लिखोगे कि इंसानी सरगर्मियों ने जंगलात और जंगली ज़िंदगी पर मुनफी असरात मुरतब किए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान नौ आबादियाती दौर यानी कि उस दौर में जिस दौर पे हमारा देश ग़ुलाम था, उस दौर में हुआ था। 1957 से 1947 में हुआ था, जिसमें जंगलों की लकड़ी के ज़रिए रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। और बच्चों, उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अंदर रेलवे लाइन की जो स्लीपर्स बनाने थे, पटरियां बनानी थी, उसके लिए लकड़ी चाहिए थी। तो जंगलों की अंधाधुंध कटाई की थी। इससे जंगलों को बेतहाशा नुकसान पहुंचा था। नौ आबादियाती दौर के अंदर, अंग्रेज़ों के काल के अंदर, अंग्रेज़ी दौर में। तो क्या लिखोगे कि सबसे ज़्यादा नुकसान नौ आबादियाती दौर 1947 से 1957 में हुआ था, जिसमें जंगलों की लकड़ी के ज़रिए रेलवे लाइनें बिछाई गई थी और तिजारती ज़राअत की गई थी और साइंसी तरीक़ों से जंगलात लगाए गए थे। बच्चों, इसके अलावा जंगली ज़िंदगी के निज़ाम के ख़ात्मे की दूसरी वजह क्या है कि आज़ादी के बाद जो ज़राअत की तरक्की हुई थी वो बेतहाशा हुई थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा जंगल काटे गए थे और इसी वजह से बहुत सारी पेड़ पौधों की अनवा और जानवरों की किस्मों को बहुत नुकसान हुआ था, जंगलों का ख़ात्मा हुआ था। तो दूसरी वजह लिखोगे कि आज़ादी के बाद ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी ने बेशुमार तरक्की की, जिसकी वजह से कुदरती नबातात और हैवानात को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। 1951 से 1918 के दरमियान हिंदुस्तान 26,200 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा ज़राअती कामों में शामिल कर लिया गया था। याद रखोगे कि साल 1951 से 1980 के दरमियान हिंदुस्तान का 26,200 मुरब्बा किलोमीटर का जो रकबा था वो खेती बाड़ी के कामों के लिए शामिल किया गया था। आदिवासी इलाकों का कुछ हिस्सा, ख़ास करके शुमाल मशरक़ी
اور وسطی ہندوستان منتقلی زراعت کی وجہ سے جنگلات سے محروم رہ گیا تھا۔ یاد رہے گا کہ آدیواسی علاقوں کا کچھ حصہ خاص کر کے شمال مشرقی اور وسطی ہندوستان، تو منتقلی زراعت کیا ہوتی ہے بچوں؟ ایسی زراعت ہوتی ہے جس بہت بڑی ایریا پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے، پھر اس جو فصل کی باقی کے فالتو کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو جلا کر اس جگہ کو کافی لمبے ٹائم تک 10-12 سال کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی جنگلات کو نقصان ہوا تھا۔ 1951 سے بڑے پیمانے کے ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے بھی جنگلات کو نقصان پہنچا تھا۔ یاد رکھو گے کہ 1951 سے بڑے پیمانے کے ترقیاتی جو منصوبے بنائے گئے تھے سرکار کے ذریعے، ان بڑے منصوبوں کی وجہ سے بھی جنگلات کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ 5000 کلومیٹر سے بھی زیادہ علاقہ ندی وادی منصوبوں کے لیے صاف کیا گیا تھا جنگل کا۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے یاد رکھو گے کہ 5000 کلومیٹر سے بھی زیادہ علاقہ ندی وادی منصوبوں کو بنانے کے لیے صاف کیا گیا تھا، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ مدھیہ پردیش کے نرمدا ساگر منصوبے میں 40,000 مربع ہیکٹیئر جنگلات کا رقبہ شامل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بچوں بہت سارے مفکرین کا خیال ہے کہ جنگلات کے خاتمے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چرائی اور ایندھن کے لیے لکڑی حاصل کرنا، یہ بھی جنگلات کے خاتمے کی، حیوانات اور نباتات کے خاتمے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، دھیان سے سنیں گے۔ بتائیے کس طرح ہندوستان میں مختلف طبقوں نے جنگلوں اور جنگلاتی زندگی کو باقی رکھا ہے اور اسے محفوظ کیا ہے؟ تو بچوں جنگل اور جنگلی زندگی کی تباہی ایک حیاتیاتی مضمون نہیں ہے، اس کا تعلق ثقافتی تنوعات سے ہوتا ہے۔ اس طرح ہونے والے نقصان دیسی اور جنگلات پر منحصر کمیونٹی جو بلا واسطہ طور پر جنگلوں کے اوپر غذا، ادویہ یعنی کہ دوائیوں، ثقافت، روحانیت پر منحصر کرتی ہیں۔ یاد رہے گا کہ جنگل اور جنگلی زندگی کی تباہی ایک چھوٹے سے ٹائم آف پیریڈ کی بات نہیں ہے، اس کا تعلق ایک بہت لمبی پرمپرا سے جڑا ہوا ہے، جس طریقے سے یہاں پر لوگ رہتے ہیں۔ اس طرح ہونے والا نقصان دیسی جنگلات پر منحصر کمیونٹی جو بلا واسطہ طور پر اپنی پوری زندگی جنگلات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جیسے کہ غذا، دوائیوں، ثقافت، روحانیت پر منحصر کرتے ہیں۔ بہت سے سماج میں غریب خواتین مردوں سے زیادہ متاثر رہتی ہیں، انہیں ایندھن، چارہ، پانی اور دیگر ضروریات کی چیزیں جمع کرنی ہوتی ہیں۔ اب جبکہ وسائل کی تنزلی ہو رہی ہے، یعنی کہ وسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو اس طرح کی خواتین کی دلچسپی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور کبھی کبھی انہیں ان وسائل کو جمع کرنے کے لیے بہت دور دور جانا پڑتا ہے۔ اس سے ان کی صحت پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، یعنی کہ بچوں جو لوگ جنگلات میں رہا کرتے تھے پہلے کے ٹائم میں، اب بھی کچھ پرجاتیاں ہیں، تو جتنے بھی وسائل ہیں ان کی تنزلی ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہاں کے لوگوں کو بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ کام کرنے کے گھنٹوں میں اضافے کی وجہ سے گھر اور بچوں کی طرف لاپرواہی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سماجی نتائج ابھر کر سامنے آتے ہیں، قحط اور سیلاب وغیرہ میں غریبوں کو متاثر کرتے ہیں، اور اس سے غربت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بچوں جنگلات اور جنگلی جانور جو زندگی اور ماحول کے لیے اہم ہیں، ان کا تحفظ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ جنگل میں رہنے والے لوگوں کی زندگی بھی آسان بن سکے، انہیں بہت ساری پرابلمز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب ہے کہ جنگلی اور جنگلاتی زندگی کو محفوظ کرنے کے چند عمل بتانے ہیں۔ تو جنگلی جانوروں کی تعداد اور جنگلاتی رقبے کی تنزلی کی وجہ سے ان کا تحفظ ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ یاد رکھو گے کہ جنگلی جانوروں کی تعداد اور جنگلاتی رقبے کے کم ہونے کی وجہ سے ہی ان کا تحفظ کرنا نہایت ہی ضروری ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں جنگلات اور جنگلی جانوروں کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں تحفظ ماحولیاتی نظام کو
कायम रखता है। याद रखोगे कि अगर हम जंगल और जंगलाती ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो माहौलियाती जो निज़ाम है वो भी बिगड़ जाएगा, और अगर माहौलियाती निज़ाम बिगड़ जाएगा तो हमारा ख़ुद का अस्तित्व भी ख़तरे के अंदर आ जाएगा। तो इसी वजह से माहौलियाती निज़ाम को बनाए रखने के लिए जंगल और जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करना निहायत ही ज़रूरी है। हिफाजत करने से पौधों और जानवरों का तौलीदी तनु बाहिफाजत रहता है, यानी कि इनकी प्रजातियां ख़त्म नहीं होती हैं। 1960 और 1970 की दिहाइयों में मुफक्किरीन ने कौमी जंगलात ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम की मांग की थी। याद रखोगे कि जंगल और जंगली ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए 1970 और 1960 की दिहाइयों में मुफक्किरीन ने कौमी जंगलात की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम की मांग की थी। हिंदुस्तानी जंगली ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कानून 1972 में मुख्तलिफ़ करारदादों के में नाफिज किया गया था। कौमी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ी अनवा की फहरिस्त जारी की गई थी, यानी कि राष्ट्रीय तौर पर तहफ़्फ़ुज़ी अनवा की फहरिस्त जारी की गई थी, यानी कि जिन जिन जानवरों की और पेड़ पौधों की अनवा यानी कि प्रकारों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी लिस्ट जारी की गई थी। मरकज़ी यानी कि केंद्रीय हुकूमत ने मखसूस यानी कि ख़ास जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के बहुत सारे मंसूबे बनाए थे ताकि इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और इनको ख़त्म होने से बचाया जा सके। 1991 में पौधों को भी इस कानून के तहत शामिल कर लिया गया था। याद रखोगे कि 1991 में पौधों को भी इस कानून के तहत शामिल कर लिया गया था। अब बच्चों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर हैं। ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हिंदुस्तान का कितने फ़ीसद इलाका जंगलात से घिरा हुआ है? तो बच्चों, हिंदुस्तान का 23% ज़मीन का रकबा जंगलात से घिरा हुआ है। इसकी पैमाइश 765 लाख हेक्टेयर होती है। अगला सवाल है, उन 4 रियासतों के नाम बताइए जहां खालिस बोए गए रकबे के 40% से ज़्यादा हिस्से पर आबपाशी यानी कि सिंचाई की जाती है। याद रखोगे कि उन 4 रियासतों का नाम बताना है जहां पर 40% से ज़्यादा उस रकबे पर सिंचाई की जाती है, क्योंकि बच्चे इन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा खेती बाड़ी होती है। तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। याद रखोगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। ऐसी 2 रियासतों का नाम बताना है जहां नहरें आबपाशी का यानी कि सिंचाई का ख़ास ज़रिया हैं। तो बच्चों, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आबपाशी का यानी कि खेतों की सिंचाई का ज़रिया है, नहरें हैं। तो आंसर इसका होगा पंजाब और उत्तर प्रदेश। दरियाई वादी मंसूबा क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। दरियाई वादी मंसूबे के ज़रिए दरियाओं और नदियों के ऊपर बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है। याद रखोगे कि दरियाई वादी मंसूबे के ज़रिए दरियाओं और नदियों के ऊपर बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है और उनमें से नहरें निकालकर आबपाशी यानी कि सिंचाई की जाती है। इस मंसूबों के तहत सैलाब पर भी काबू पाया जाता है। अगला सवाल है, 5 ऐसी रियासतों का नाम बताना है जहां जंगलात की ज़मीन 10% हिस्से से भी कम है। तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान। बच्चों, ये ऐसी जगहें हैं जहां पर जंगलात की जो ज़मीन है वो 10% हिस्से से भी कम है। क्योंकि देखो, दिल्ली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शहरीकरण कर दिया गया है। राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है, गुजरात में भी शहरीकरण है, पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है, हरियाणा में भी ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है। तो बच्चों, इन सभी वजहों की वजह से इन सभी स्टेट्स के अंदर जो जंगलात का रकबा है वो 10% से भी कम है। जंगलात की कौमी पॉलिसी के तहत मुल्क के कितने फ़ीसद हिस्से पर जंगलात होने चाहिए? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि जंगलात की जो सरकार के ज़रिए पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत मुल्क की कितनी जगह पर जंगलात होने चाहिए? तो मुल्क के 33% हिस्से पर जंगलात का होना ज़रूरी है ताकि माहौलियाती निज़ाम के अंदर बैलेंस बना रहे, माहौलियाती निज़ाम ख़राब ना हो।
दुनिया के ऐसे 4 ममालिक के नाम बताने हैं जिनमें जंगलात का इलाका हिंदुस्तान के जंगलाती इलाके से ज़्यादा है। तो बच्चों, कनाडा, जर्मनी और जापान। हिंदुस्तान के कितने सूबों में हाथी पाए जाते हैं? तो आसाम, केरला और कर्नाटक। असम, केरला और कर्नाटक में ये 3 स्टेट हैं जहां पर हाथी पाए जाते हैं। अगला सवाल है, शहरों की मंसूबाबंदी के मुताबिक हिंदुस्तान में शहरों के लिए कितनी पनाहगाहें मौजूद हैं? तो बच्चों, शहरों की मंसूबाबंदी के मुताबिक हिंदुस्तान में शहरों के लिए 14 रियासतों में 27 पनाहगाहें बनाई गई हैं जंगली जानवरों और पेड़ पौधों वगैरह के लिए। अगला सवाल है, शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान के एक कसीरुल मकासिद दरियाई मंसूबे का नाम बताना है। तो शुमाली हिंदुस्तान में भाखड़ा नागल मंसूबा और जनूबी हिंदुस्तान में तंगभद्रा मंसूबा है जो कसीरुल मकासद दरियाई मंसूबा है। कसीरुल मकासद दरियाई मंसूबे का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर बड़े बड़े बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है। इसी जगह से मछली पालन किया जाता है। इसी के ज़रिए बाढ़, सैलाब वगैरह के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। इसलिए ऐसे मंसूबों को कसीरुल मकासद मंसूबा कहा जाता है। तो याद रखोगे कि शुमाली हिंदुस्तान में भाखड़ा नागल मंसूबा और जनूबी हिंदुस्तान में तंगभद्रा मंसूबा। अगला सवाल है, महफूज जंगलात से क्या मुराद है? तो बच्चों, ऐसे जंगलात जिनमें लकड़ी का काटना और जानवरों का शिकार करना ममनू हो यानी कि मना हो, ऐसे जंगलात को महफूज जंगलात कहा जाता है। याद रखोगे, महफूज जंगलात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ऐसे जंगलात जिनमें लकड़ी का काटना और जानवरों का शिकार करना मना हो, ममनू हो, ऐसे जंगलात महफूज जंगलात कहलाते हैं। अगला सवाल है, कौमी पार्क किसे कहते हैं? तो किसी इलाके में नबातात यानी कि पेड़ पौधों और जंगली जानवरों और कुदरती खूबसूरती को कायम रखने के लिए बनाए गए महदूद इलाके को ही कौमी पार्क कहा जाता है। याद रखोगे कि कौमी पार्क क्या है, नेशनल पार्क क्या है? किसी इलाके में नबातात, जंगली जानवरों और कुदरती खूबसूरती को कायम रखने के लिए जो बनाया गया महदूद एरिया होता है, जिस एरिया के अंदर बच्चों देखो, कोई सा भी एक एरिया होगा किसी भी स्टेट में, सरकार के ज़रिए इस जगह को नेशनल पार्क का नाम दिया जाएगा क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर नबातात और जंगली जानवरों और कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। और इन पार्कों में जंगली जानवरों और उनकी कुदरती इन पार्कों के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर कुदरती जो जानवर होते हैं उनको कुदरती आबो हवा के अंदर रखा जाता है। जंगल की कटाई के 2 मज़रात असर बताने हैं, 2 मुज़ीर नेगेटिव असरात बताने हैं। तो मिट्टी के कटाव के अंदर इजाफा होता है जंगलों की कटाई से। इसके अलावा पानी के बहाव के ऊपर भी मुनफी असर पड़ता है, इससे सैलाब वगैरह आ जाते हैं, पानी बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ बहता है। अगला सवाल है बच्चों, जंगलात के काटने से होने वाले 2 ख़ास मुनफी असरात बताने हैं। तो ये तो मैंने आपको अभी बताया था, ये थोड़ा डिटेल के अंदर लिखा है। तो जंगलात को काटने से मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी के साथ होता है क्योंकि पानी के बहाव को रोकने वाले इन दरख्तों को काट दिया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी आसानी से बहकर आगे चली जाती है। याद रखोगे कि जंगलों के काटने से मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी के साथ होता है क्योंकि पानी के बहाव को रोकने वाले इन दरख्तों को काट दिया जाता है। अगली बात है कि जंगलात के काटने से दूसरा नुकसान ये है कि जंगली जानवर भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगते हैं। इसी के साथ जंगली पौधों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, ज़बरदस्त असर पड़ता है और इनका वजूद भी ख़तरे में आ जाता है। याद रखोगे कि जंगलात को काटने की 2 वजहें क्या हैं कि पानी के बहाव की स्पीड बढ़ जाती है, इसके अलावा जो जंगली जानवर हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़ात्मे की ओर बढ़ने लगते हैं। अगला सवाल है, नाकाबिल इस्तेमाल जंगलात यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट क्या है? तो नाकाबिल इस्तेमाल जंगलात उन जंगलात को कहा जाता है जिन तक पहुंचना मुश्किल होता है
या फिर जहाँ जानवरों को चराने और खेती के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होती है। ऐसे जंगलात आमतौर पर इस्तेमाल के काबिल नहीं होते हैं। याद रखोगे कि नाकाबिल इस्तेमाल जंगलात उन जंगलात को कहा जाता है जहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है और इन जंगलात के अंदर जानवरों को चराने की और खेती करने पर कोई पाबंदी नहीं होते हैं। ऐसे जंगलात आमतौर पर इस्तेमाल के काबिल नहीं होते हैं। अगला सवाल है, तहफ़्फ़ुज़ी जंगलात यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की तारीफ़ कीजिए। तो ऐसे जंगलात जिसमें कुछ पाबंदियों के साथ जानवरों को चराने और उनमें खेती करने की इजाज़त होती है, इनको महफूज जंगलात कहा जाता है। याद रखोगे कि ऐसे जंगलात जिसमें कुछ पाबंदियों के साथ जानवरों के चराने और उनमें खेती करने की इजाज़त होती है, उनको महफूज जंगलात कहा जाता है। अगला सवाल है, तहफ़्फ़ुज़ी यानी कि रिज़र्व फॉरेस्ट क्या है? ऐसे जंगलात जिनमें इमारती लकड़ियाँ या जंगलात से मिलने वाली दूसरी फ़ायदेमंद चीज़ों को हासिल करने के लिए मुस्तकिल तौर पर महफूज रखा जाता है, महफूज जंगलात कहलाते हैं। इन जंगलात में जानवरों को चराने या खेती करने की इजाज़त नहीं होती है। याद रखोगे, रिज़र्व फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि ऐसे जंगलात जिनमें इमारती लकड़ियाँ या जंगलात से मिलने वाली दूसरी फ़ायदेमंद चीज़ों को हासिल करने के लिए मुस्तकिल तौर पर महफूज रखा जाता है और इन जंगलों के अंदर खेती बाड़ी करने और जानवरों को चराने की इजाज़त नहीं होती है। अगला सवाल है, माहौलियाती निज़ाम क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि माहौलियाती निज़ाम से मुराद पौधों, जानवरों और दीगर चीज़ों के दरमियान आपसी ताल्लुक़ से है। यानी कि देखो बच्चों, माहौलियाती निज़ाम के अंदर जितने भी जानदार, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, सभी का ताल्लुक़ एक दूसरे से है। तो क्या लिखोगे सबसे पहले? माहौलियाती निज़ाम से मुराद पौधों, जानवरों और दीगर चीज़ों के दरमियान आपसी ताल्लुक़ से है। इंसान भी इस निज़ाम का एक हिस्सा है। माहौलियाती निज़ाम में तमाम जानदार एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं। अगला सवाल है, कौन से अवामिल जानवरों और पौधों की तकसीम को मुतासिर करते हैं? तो पौधों और जानवरों की तकसीम को आबो हवा सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है। याद रखोगे कि ऐसी कौन सी दो वजहें हैं जो जानवरों और पौधों के बंटवारे को मुतासिर करती हैं? तो बच्चों, पौधों और जानवरों की तकसीम को सबसे ज़्यादा मुतासिर आबो हवा करती है। इसके अलावा मट्टी, खदोखाल और पानी का बहाव भी जानवरों और पौधों की तकसीम को मुतासिर करता है। देखो बच्चों, जैसे कि कुछ जानवर ठंड में रहने वाले होते हैं, कुछ गर्मी में रहने वाले होते हैं, कुछ जंगलों में रहने वाले होते हैं, कुछ पहाड़ों पर रहने वाले होते हैं। तो जो मौसम का निज़ाम होता है वही जानवरों की तकसीम के बंटवारे को, पेड़ पौधों की तकसीम के बंटवारे को करता है। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी शेर की कुदरती रिहाइशगाह का नाम बताना है। तो हिंदुस्तानी शेर की कुदरती जो रिहाइशगाह है गुजरात के गिर के जंगलात हैं। कहाँ क्या है शेर की कुदरती रिहाइशगाह जहाँ पर शेर रहते हैं? गुजरात के गिर के जंगलात हैं। गर्म और खुशक रेगिस्तान के जानवर कौन कौन से होते हैं? तो ऊँट और जंगली गधा गुजरात के सोनागर के जंगलात के अंदर पाए जाते हैं। हिंदुस्तान के उस हिस्से का नाम बताइए जिसमें समुद्री जानवर और नबातात को हिफाजत से रखने वाला बायो रिज़र्व इलाका बनाया गया है। याद रखोगे कि हिंदुस्तान के उस हिस्से का नाम बताना है, ऐसी जगह का नाम बताना है हिंदुस्तान में जिस जगह पर समुद्री जानवरों और नबातात को हिफाजत से रखने के लिए जगह को रिज़र्व किया गया है। तो अंडमान और निकोबार जज़ाइर ऐसे हैं, हिंदुस्तान के ऐसे एरिए हैं जो कि हिंदुस्तान का कुदरती बायो रिज़र्व है, जहाँ पर जानवरों और नबातात को महफूज रखने के लिए इस एरिया को रिज़र्व किया गया है। नीलगिरी बायो रिज़र्व इलाका कब कायम किया गया था? तो 1986 में कायम किया गया था। याद रखोगे कि नीलगिरी बायो रिज़र्व इलाका कब कायम किया गया था? 1986 में। हिंदुस्तान के 3 कौमी पार्कों के नाम बताने हैं।
बच्चों ये मैप के अंदर भी आ सकता है, तो लर्न कर लेंगे। नेशनल कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड, शेवरी पार्क मध्य प्रदेश, नंदनकानन पार्क उड़ीसा। अगला सवाल है, जानवरों की 4 अनवा यानी कि 4 प्रकारों के नाम बताने हैं जो कि ख़त्म होने के नज़दीक हैं। तो बच्चों गेंडा, बब्बर शेर, हिंदुस्तानी मैना और शेर, ये ऐसी 4 प्रजातियां हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पर हैं, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि ये जानवरों के प्रकार पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाएं। हिंदुस्तान के 2 परिंदों की पनाहगाहों के नाम बताने हैं जहाँ पर परिंदों को हिफाजत के साथ रखा जाता है कुदरती माहौल के अंदर। तो भरतपुर राजस्थान के अंदर है और वेदांत थंगल तमिलनाडु के अंदर है। याद रखोगे कि भरतपुर राजस्थान, वेदांत थंगल तमिलनाडु, ये 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर परिंदों की पनाहगाहें हैं, जहाँ पर परिंदों को हिफाजत के लिए एरिया को रिज़र्व किया गया है। जंगली जानवरों की 3 पनाहगाहों के नाम बताने हैं। तो कांजीरंगा आसाम, चंदका उड़ीसा, बांधपुर कर्नाटक। याद रखोगे कि जंगली जानवरों की 3 पनाहगाहें कौन कौन सी हैं? कांजीरंगा आसाम, चंदका उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक। अगला सवाल है, जंगली जानवरों की पनाहगाह किसे कहते हैं और ये कौमी पार्क से किस तरह मुख्तलिफ होती है? तो बच्चों, जंगली जानवरों की पनाहगाह कौमी पार्क की तरह ही एक महफूज इलाका होता है। याद रखोगे कि जंगली जानवरों की पनाहगाह भी कौमी पार्कों की तरह एक महफूज इलाका होता है, लेकिन इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि जंगली जानवरों की पनाहगाहों के अंदर कुछ बातों की इजाज़त दे दी जाती है मगर कौमी पार्कों में नहीं दी जाती है। मिसाल के तौर पर जानवरों को चराने और दूसरी फ़ायदेमंद चीज़ों को हासिल करने की इजाज़त होती है। इन जंगलात में कुछ कबाइलों को यानी कि कुछ जनजातियों को रहने की शर्तों के साथ इजाज़त भी हासिल होती है। याद रखोगे कि जंगली जानवरों की पनाहगाह के अंदर कुछ कबाइलों को भी रहने की इजाज़त होती है कुछ शर्तों के साथ। अगला सवाल है, जानदारों का हिफाजती इलाका यानी कि बायोस्फीयर रिज़र्व क्या है? तो जानवरों के महफूज इलाके में बहुत सी चीज़ों की हिफाजत की जाती है। यहाँ साइंसदान, मकामी लोग और सरकारी मुलाजमीन एक साथ मिलकर काम करते हैं। याद रखोगे कि जानवरों के महफूज इलाके में जानवरों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ों की हिफाजत की जाती है। यहाँ पर साइंसदान, मकामी लोग यानी कि लोकल एरिया के लोग और सरकारी मुलाजमीन साथ मिलकर काम करते हैं ताकि जंगली जानवरों और कुदरती नबातात की हिफाजत बेहतर और अच्छे तरीके से की जा सके और फिर इनका इस्तेमाल भी मुनासिब तरीके से किया जा सके। ऐसे इलाकों में मकामी लोगों को खेती करने की इजाज़त दे दी जाती है और इनको मुलाजमतें भी दी जाती हैं। इसके अलावा इन इलाकों में सयाहों यानी कि टूरिस्टों को भी आने जाने की इजाज़त होती है, जिससे आमदनी के अंदर इजाफा होता है। इन कौमी पार्कों और जंगली जानवरों की महफूज पनाहगाहों में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होता है। अगला सवाल है, नेशनल पार्क यानी कि कौमी पार्क किसे कहते हैं? तो कौमी पार्क ऐसा महफूज इलाका होता है जिनमें जंगली जानवरों के साथ साथ कुदरती नबातात और कुदरती खूबसूरती की हिफाजत की जाती है। याद रखोगे कि कौमी पार्क ऐसा महफूज इलाका है जिनमें जंगली जानवरों के साथ कुदरती नबातात और खूबसूरती की हिफाजत की जाती है। इन इलाकों की हिफाजत पर ख़ुसूसी तौर से तवज्जो दी जाती है और इनमें लोगों की मुदाखलत करने की कतई इजाज़त नहीं होती है। इन इलाकों की हिफाजत पर मामूर तबका ही यानी कि कुछ ख़ास लोग ही यहाँ पर आ जा सकते हैं, अफसरान या साइंसदान वगैरह। इन इलाकों में सयाहों यानी कि टूरिस्टों को भी कुछ ख़ास शर्तों के मुताबिक आने जाने की इजाज़त होती है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बायो रिज़र्व जंगलाती इलाकों के नाम बताने हैं। तो बच्चों याद रखोगे, नीलगिरी बायो रिज़र्व इलाका तमिलनाडु में है, नीलगिरी बायो रिज़र्व इलाका तमिलनाडु में है। नंदा देवी बायो रिज़र्व इलाका उत्तराखंड में है। नोकरेक रिज़र्व इलाका मेघालय में है। अंडमान निकोबार
बायो रिजर्व इलाका फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। मुनार की घाटी तमिलनाडु में है। थार रेगिस्तान राजस्थान के अंदर है। काजीरंगा और मन्नास आसाम के अंदर है। बच्चों ये मैप में भी आ सकता है क्वेश्चन। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में टाइगर मंसूबों वाले इलाकों के नाम बताने हैं। तो टाइगर या चीता जंगली जानवरों की एक ऐसी किस्म है जिसे बचाना मुश्किल है। मंसूबाबंद तरीके से इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा वक्त के अंदर ऐसे 16 टाइगर मंसूबे चल रहे हैं, जिनमें से कुछ अहम हैं, जैसे कि हज़ारीबाग कौमी पार्क बिहार में है, तादोदा कौमी पार्क महाराष्ट्र में है, कान्हा कौमी पार्क मध्य प्रदेश में, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, संजय कौमी पार्क मध्य प्रदेश में और सिरिस्का राजस्थान के अंदर है। याद रखोगे कि टोटल 16 है, मगर इनमें से यहाँ पर कुछ अहम के नाम दिए गए हैं। अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार जजीरों का कितना हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है। तो बच्चों इन दोनों जजीरों का 86.9% हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है। हिंदुस्तान में इंसानी इस्तेमाल के लिए पानी की जो फराहमी है, पानी की मौजूदगी जो है कम क्यों है। तो इंसानी इस्तेमाल के लिए पानी का ख़ास ज़रिया ज़मीनी पानी होता है, लेकिन ये पानी शुमाली और साहिली इलाकों के अंदर ही दस्तयाब है। मुल्क के बाकी हिस्सों में इसकी फराहमी कम है, क्योंकि यहाँ पर सतह ज़मीन से यानी कि ज़मीन की सतह से नीचे 15 मीटर गहराई से पानी निकाला जाता है। इसी वजह से हिंदुस्तान में इंसानी इस्तेमाल के लिए पानी की कम मिकदार है। अगला सवाल है, जंगलात के काटने से होने वाले 2 ख़ास असरात, ये तो बता दिए थे मैंने। हयातियाती ज़ख़ीरा क्या है। तो हयातियाती ज़ख़ीरे में वसी जंगल होते हैं, जिनमें पौधे और जानवर अपने कुदरती माहौल में बाहिफाजत रहते हैं। इसे हयातियाती ज़ख़ीरा कहते हैं। याद रखोगे कि हयातियाती ज़ख़ीरे में बहुत ज़्यादा बड़े जंगल होते हैं, जिनमें पौधे और जानवर अपने कुदरती माहौल में बाहिफाजत रहते हैं। हिंदुस्तान के उस हिस्से का नाम बताएं जिसमें समुद्री जानवर और नबातातों को हिफाजत के साथ रखा जाता है। तो अंडमान और निकोबार जज़ाइर है। नीलगिरी बायो रिज़र्व इलाका कब कायम किया गया था। तो बच्चों नीलगिरी बायो रिज़र्व इलाका 1986 के अंदर कायम किया गया था। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में जंगलात की तकसीम पर एक नोट लिखना है। तो बच्चों हिंदुस्तान में जंगलात की तकसीम यकसा यानी कि एक जैसी नहीं है। याद रखोगे कि हिंदुस्तान में जंगलात का बंटवारा एक जैसा नहीं है, जंगलात की तकसीम यकसा नहीं है। बहुत सी रियासतों में जंगलात बहुत घने हैं, यानी इन रियासतों का ज़्यादातर हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है। जैसे कि अंडमान निकोबार, यहाँ का 86.9% हिस्सा जंगलात का है, लेकिन कुछ रियासतों में जंगलात बहुत कम मिकदार के अंदर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हरियाणा की कुल ज़मीन के अंदर सिर्फ 3.8% हिस्से में जंगलात पाए जाते हैं। इसी तरह पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी बहुत कम एरिया में यानी कि 10% एरिया में जंगलात पाए जाते हैं। लेकिन मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुर और मिज़ोरम में 60% जो एरिया है वो जंगलात से घिरा हुआ है। और कौमी पार्क की पॉलिसी के मुताबिक हिंदुस्तान में 33% जंगलात का होना निहायत ही ज़रूरी है। दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ और इब्तिदाई ज़राअत के फ़ायदेमंद तहरीक को बयान कीजिए। तो बच्चों मशहूर चिपको तहरीक ने हमारे कई इलाकों में न सिर्फ जंगलात को तबाह होने से बचाया, बल्कि ये भी दिखाया कि दरख्तों की देसी अनवा को इज्तिमाई तौर पर लगाने पर वे कामयाब हो सकते हैं। इसलिए जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। जंगलात के फ़ायदे तो आप सभी को पता होंगे, आप अपने आप भी लिख सकते हैं। बायो रिज़र्व इलाका क्या है। तो बच्चों बायो रिज़र्व इलाका वो वसी इलाका है जो कुदरती नबातात और जंगली जानवरों की अनवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिज़र्व किया जाता है। पहला बायो रिज़र्व 1986 में नीलगिरी बायो रिज़र्व इलाका है। ये इलाका 5500 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है और ये हिंदुस्तान के 3 सूबों केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर फैला हुआ है। याद रखोगे कि पहला बायो रिज़र्व इलाका कौन सा है हिंदुस्तान का, 1986 के अंदर बनाया गया था, नीलगिरी बायो रिज़र्व।
5500 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और 3 स्टेट्स के अंदर फैला हुआ है। इतना बड़ा है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो बच्चों, एग्ज़ाम से मुतालिक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सभी समझा दिए हैं। तो एक बार वीडियो को अगर आप पूरा ज़रूर देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम की पूरी तैयारी होगी। प्लीज़ बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते हैं कि मैंने उर्दू के अंदर भी वीडियो अपलोड की है, क्योंकि अभी तक तो किसी और ने अपलोड नहीं की है। प्लीज़ बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी ज़रूर करना।